चलिए शुरू करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। चैप्टर 57। अब आगे। ओबरॉय मैंशन इन दिनों सजी धजी यादों से भरा था। दालानों में हंसी गूंज रही थी, फूलों की सजावट हो रही थी और हर तरफ शादी की तैयारियों का शोर था। निम्मी और विवान की शादी सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि सालों पुरानी गलती का प्रायश्चित, एक परिवार की नई कहानी का आरंभ था। लेकिन इस सब के बीच ऊपर वाले कमरे में एक और कहानी अपने अंतिम पन्नों की ओर बढ़ रही थी। माधव का कमरा, हल्की सी रोशनी और एक फाइल जो सब कुछ कह चुकी थी। मिश्री चुपचाप खड़ी, अपने हाथ में लिए हुए डिवोर्स पेपर्स को माधव की ओर बढ़ा देती है। उसकी आंखों में न आंसू थे, न ही शिकायत, बस एक थकी हुई स्थिरता। मैंने साइन कर दिए हैं। उसका स्वर स्थिर था, जैसे किसी ने अपना सब कुछ समेट कर रख दिया हो। दी की शादी के बाद मैं ये घर छोड़ दूंगी, आरव को लेकर, बहुत दूर, वहां जहां मेरे अतीत की परछाइयां हमारी बच्ची के आसपास भी ना पहुंचे। माधव कुछ क्षण बस खड़ा रहा। उसने पेपर्स लिए, लेकिन जैसे उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी नज़र मिश्री के चेहरे पर टिक गई, जो अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर की आंधियां माधव को साफ सुनाई दे रही थी। उसका मन चाह रहा था कुछ कहे, उसे रोके, माफी मांगे, कुछ भी। लेकिन जैसे शब्द उसकी जुबान तक आते ही रोक जाते। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि जो औरों को उसकी परछाई लगती थी, वही लड़की खुद अपने अतीत की आग में जलती रही, और मैं बस आंखें मूंदे रहा। मिश्री ने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। वो बस पलटी और एक बार बिस्तर पर चैन से सो रही मिष्टी को देखा। फिर धीमे से आगे बढ़ी और अपनी बच्ची के माथे को चूम लिया। माँ बनना आसान नहीं होता, उसने खुद से कहा, और माँ बनकर जिंदा रहना, जब हर कोई तुम्हारा अतीत तुम्हारे सिर पर थोपता है, और भी मुश्किल। वो बस चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी। माधव अब भी कुछ नहीं कह पाया था। मिश्री ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मिष्टी उठी तो उसका ध्यान रखिएगा। माधव ने पहली बार झुककर पेपर्स को देखा। उसके नाम के आगे मिश्री की आखिरी साइन। हर शब्द एक कहानी थी, और हर साइन एक छूटी हुई माफी। वो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन शायद पहली बार थोड़ा टूटा हुआ। दूसरी ओर, नीचे की मंजिल पर, हॉल गुलजार था। निम्मी की शादी के कपड़े आ रहे थे, संगीत की रिहर्सल शुरू हो चुकी थी, और वेदू पूरे घर में नाचती घूम रही थी। परंतु ऊपर, किसी के दिल का संगीत अब भी अधूरा था। शाम का वक्त। सूरज ढल चुका था, आसमान में हल्की बैंगनी रोशनी फैली थी। मिश्री अपने ऑफिस से बाहर निकली, हाथ में पर्स और फाइलें थी। उसके कदम भारी थे, जैसे हर एक कदम उसे एक और फैसले की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वह मेन गेट के पास पहुंचे, सामने माधव खड़ा था, गाड़ी से टिके हुए, शांत मगर बेचैन। आंखों में कुछ कहने की कोशिश, पर होंठ खामोश। मिश्री को रुकते देख वह धीरे से उसके सामने आ खड़ा हुआ। माधव, मिश्री, साथ चलते हैं, घर तक। मिश्री कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आवाज आई, 2 दिन बाद हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं माधव जी, तो ये सब अब रहने दीजिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और नहीं इस दिखावे की ताकत बची है मुझमें। उसके लहजे में ना गुस्सा था, न ताना, बस थकान थी। माधव कुछ कहना चाहता था, शायद माफी, शायद कोई सफाई, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने बस उसे जाते देखा, धीरे धीरे, जैसे कोई सपना आंखों से उतरता है। मिश्री ने फोन से एक टैक्सी बुक की। कुछ ही मिनटों में एक सफेद टैक्सी आ रुकी। वो चुपचाप बैठी, दरवाजा बंद किया, और बिना पीछे देखे चली गई। माधव वहीं खड़ा रहा। गाड़ी के जाते हुए टेल लाइट्स में उसके चेहरे की बेचैनी साफ थी। उसके सामने से एक रिश्ता दूर जा रहा था, ऐसा रिश्ता जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। रात, ओबरॉय मैंशन का गार्डन। हल्की हवा चल रही थी, घास पर उसकी बूंदें चमक रही थी। मिश्री अकेली एक बेंच पर बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग। पर वो कॉफी नहीं पी रही थी, बस चांद को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी थकावट थी, शायद आत्मा तक उतर चुकी थी। तभी पीछे से वीनू धीरे धीरे आई। वो कुछ देर तक चुपचाप मिश्री को देखती रही, फिर उसके पास बैठ गई। वीनू, मिश्री, क्या तुम कुछ छिपा रही हो? मिश्री की नजरें अभी भी चांद पर टिकी थीं, लेकिन वीनू की आवाज सीधी उसके दिल पर पड़ रही थी। मिश्री, आज ऑफिस के बाहर सब सुना मैंने, 2 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? क्या तुम भैया को डिवोर्स देने की सोच रही हो? मिश्री का शरीर जैसे जड़ हो गया। उसकी सांसें हल्की मगर भारी हो गई थी। एक पल को कुछ नहीं बोली, लेकिन वीनू के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वीनू फिर बोली, मिश्री, साथ में बैठकर हल निकाल सकते हैं। जो भी बात है, बताओ। डिवोर्स कोई हल नहीं है। मिष्टी के बारे में सोचो, वो कैसे तुम्हारे बिना रहेगी। तुम कहो तो मैं भैया से बात करूं। मैं नहीं चाहती कि ये बात माँ पापा तक पहुंचे, उनसे पहले ही सब ठीक कर लो। मिश्री ने गहरी सांस ली।
फिर कॉफी का ठंडा मग नीचे रखा और धीरे से बोली, दी, क्या हर रिश्ता सिर्फ बच्चों के लिए चलना चाहिए? क्या हर दर्द को सिर्फ इसलिए पी जाना चाहिए कि बाहर से सब ठीक दिखे? वीनू चुप रही, सुन रही थी। अब वो उसे टोकना नहीं चाहती थी। वीनू कुछ देर उसके बगल में बैठी रही, फिर धीमे से बोली, बस एक बार सब मिलकर हल करने की कोशिश करो मिश्री। कभी कभी चुप्पी ही रिश्तों को मौन कर देती है, और जब हम बोलना चाहें तब बहुत देर हो चुकी होती है। इतना कहकर वीनू उठी। उसकी आंखें भीगी थीं। वो कुछ और कहे बिना मेंशन की ओर लौट गई। मिश्री अब भी चुप थी, पर उसके दिल में एक युद्ध चल रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। निम्मी थी। वो बिना कुछ कहे आए और मिश्री को कसकर गले लगा लिया। निम्मी, मैं तुझे सबसे पहले से जानती हूँ। तेरे दर्द को तेरे चेहरे की झुर्रियों से पढ़ सकती हूँ। अगर तुझे सहारा चाहिए तो मैं हूँ, लेकिन याद रख, मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगी इस रिश्ते में बने रहने के लिए। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह किसी गलतफहमी की वजह से किसी से दूर हो जाए। मिश्री, जो अब तक खुद को मजबूत दिखा रही थी, टूट गई। उसने निम्मी को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसके कंधों में धंस गईं। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मिश्री कांपती आवाज में बोली, दी, मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं रोज खुद को टूटते हुए देखती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। मैं मिष्टी के लिए मुस्कराती हूँ, पर हर रोज अंदर ही अंदर मरती हूँ। मैं नहीं जानती मैं और कितने दिन यूं झूठी जिंदगी जी पाऊंगी। निम्मी ने उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरती रही, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सुला रही हो। निम्मी ने आंखें बंद कर मन ही मन सोचा, मिश्री, तू थक चुकी है, लेकिन तेरा दर्द अब अकेला नहीं रहेगा। अब चाहे जो हो, मैं तुझे फिर टूटने नहीं दूंगी। चैप्टर 58। अब आगे। हल्दी की रस्म। ओबरॉय मेंशन का गार्डन एरिया। गुलाबी पीले फूलों से सजा मंडप। चारों ओर गेंदा और गुलाब की खुशबू। धूप हल्की सुनहरी है। पक्षियों की चहचहाहट के बीच पारंपरिक ढोल की थाप गूंज रही है। निम्मी पीले सूट में बैठी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और आंखों में कुछ बेचैन यादें। तभी निवांश दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में हल्दी है। निवांश हंसते हुए, मम्मा, अब मैं तुम्हें सबसे पहले हल्दी लगाऊंगा। वो अपने छोटे छोटे हाथों से निम्मी के गालों पर हल्दी लगाता है और मासूमियत से चूम लेता है। निम्मी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह मुस्कुराती है। मस्ती और डांस। वीनू, मिश्री, वेदू, निर्मम, साहिल, वामिका सभी थोड़ी देर बाद हल्दी की थाली लेकर आते हैं। वीनू, चलो निम्मी, अब तेरी दीदी का नंबर है। फिर सभी ने मिलकर थोड़ा सा फन डांस किया ढोल की धुन पर। स्वर, मेहंदी लगा के रखना। स्वर, लड़की वाली लड़की वालों की। मिश्री और वामिका भी निम्मी के चारों तरफ नाचती हैं, जबकि वेदू और निवांश साथ में खुश हो ताली बजाते हैं। विवान पास आता है, झुककर निम्मी के गालों पर हल्दी लगाता है। दोनों की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत फिर से दिखती है। मस्ती और डांस। वीनू, मिश्री, वेदू, निर्मम, साहिल, वामिका सभी थोड़ी देर बाद हल्दी की थाली लेकर आते हैं। वीनू, चलो निम्मी, अब तेरी दीदी का नंबर है। फिर सभी ने मिलकर थोड़ा सा फन डांस किया ढोल की धुन पर। स्वर, मेहंदी लगा के रखना। स्वर, लड़की वाली लड़की वालों की। मिश्री और वामिका भी निम्मी के चारों तरफ नाचती हैं, जबकि वेदू और निवांश साथ में खुश हो ताली बजाते हैं। संगीत की रात। सामने एक छोटा सा मंच, रोशनी, फेरी लाइट्स और संगीत की रंगीन सजावट। विवान निम्मी की जोड़ी पर एक रोमांटिक जोड़ी डांस। स्वर, तेनू लेके मैं जावांगा। निवांश और वेदू की एक मस्ती भरी परफॉर्मेंस होती है। वीनू और निवान पुराने कॉलेज दिनों के गानों पर थिरकते हैं। निर्मम, साहिल भी पीछे नहीं रहते। एक छोटा सा प्यारा सा रोमांटिक डांस। फेरे और शादी का दिन। सुनहरी सुबह। फेरे की रस्में शुरू हो चुकी हैं। निम्मी लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही है। विवान की आंखें बस उसी पर टिकी हैं। पंडित मंत्र पढ़ता है, 7 वचन, 7 फेरे। हर फेरे पर विवान और निम्मी एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, जैसे हर बार एक नई कसमें खा रहे हों। फूलों की बारिश होती है। निवांश अपनी मम्मा पापा को देखकर सबसे ज्यादा खुश है। विदाई की जगह एक नई शुरुआत। निम्मी सबको गले लगाती है, माधव, मिश्री, साहिल, निर्मम। निवांश उसका हाथ पकड़ कहता है, अब हम सब साथ रहेंगे ना। निम्मी मुस्कुराती है, पीछे मुड़कर एक आखिरी बार सबको देखती है और विवान के साथ नए जीवन की ओर बढ़ जाती है। रिसेप्शन पार्टी। हॉल सुनहरे और गहरे नीले रोशनों से जगमगा रहा था। झूमर की चमक और मंच पर लगी फेरी लाइट्स माहौल को शाही बना रही थी। निम्मी ब्लैक सिल्क की साड़ी में गजब ढा रही थी। उसकी साड़ी पर बारीक सिल्वर वर्क था, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। स्लीवलेस ब्लाउज और हाई बन में बंधे बाल उसके चेहरे की मासूम खूबसूरती को निखार रहे थे।
विवान ने भी उसी शेड का ब्रोकेड शेरवानी पहना हुआ था। दोनों की जोड़ी किसी परीक्षा के राजा रानी जैसी लग रही थी। गेस्ट्स का तांता लगा था, कोई उन्हें गले लगाता, कोई आशीर्वाद देता। ओबरॉय फैमिली भी पहुंच चुकी थी। वीनू, वेदू, साहिल, निर्मम, जानवी, वामिका सभी वहां थे, बस मिश्री नहीं थी। माधव जैसे ही स्टेज पर चढ़ा, उसकी चाल में हल्का संकोच था, लेकिन मुस्कुराहट में गहराई थी। विवान से गले मिलने के बाद वो धीरे से निम्मी की ओर बढ़ा। निम्मी, बहुत सुंदर लग रही हो, उसकी आवाज सधी हुई थी। निम्मी ने भी मुस्कुराते हुए गले लगाया, और तभी माधव की नज़र उसके कंधे पर गई। निम्मी की साड़ी की प्लेट थोड़ी सरक गई थी, और वहीं कंधे पर बना वही निशान जिसे माधव ने कभी थर्ड आई की असली लीडर के कंधे पर देखा था। माधव की आंखें एक पल को फैल गईं। वो पीछे हटते हुए कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सांसें हल्की तेज चलने लगीं। निम्मी, जो एक साइड में चली गई, अभी भी भीड़ में मुस्कुरा रही थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं, शायद जानती थी कि अब एक नजरिया बदल चुका है। माधव हल्के से पीछे हट गया। उसके कानों में मिश्री की कई बातें गूंजने लगीं। थर्ड आई ने जो किया, उसकी वजह कुछ और थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सबको बताने लायक नहीं होते। माधव का मन अब और शांत नहीं था। क्या निम्मी वही है, वो रहस्यमयी लीडर? क्या मिश्री उसे बचा रही थी? वो वापस भीड़ में आ गया, पर उसकी निगाहें अब निम्मी पर टिकी थी, वो जो सबके सामने हंस रही थी, लेकिन अंदर शायद एक रहस्य को दफना रही थी। चैप्टर 59। अब आगे। मिश्री अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसके होंठों से वो एक घूंट भी नहीं जा रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पलट कर देखा। माधव। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में कोई तूफान था जिसे वो अब दबा नहीं पा रहा था। मिश्री, हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, आइए, आप अंदर आएं। माधव कमरे में आया, दरवाजा बंद कर सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। माधव, धीरे लेकिन थरथराती आवाज में, वो निशान जो मैंने आज निम्मी के कंधे पर देखा, वही था ना जो मैंने थर्ड आई की लीडर के कंधे पर देखा था? मिश्री का हाथ कप से फिसलते फिसलते बचा। उसने नजरें फेर लीं। मिश्री, आप क्या कहना चाहते हैं माधव जी? माधव, सच बताओ मिश्री, क्या निम्मी ही थी वो थर्ड आई की असली लीडर? मिश्री कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें नम हो चली थीं। मिश्री, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ, निम्मी दी ही थी थर्ड आई की असली लीडर। उसने वो गैंग अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए बनाई थी, और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने हमें बचाया, मुझे, आरव को, हमारी जिंदगियां निम्मी ने बचाई थीं। माधव 2 कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में कोई झटका दे दिया हो। माधव, लेकिन तुमने ये सब मुझसे छुपाया इतने साल। मिश्री, धीरे से, आंखों में आंसू, क्योंकि तुम कभी सुनने को तैयार नहीं थे माधव। तुम सिर्फ वही सच देखना चाहते थे जो तुम्हारी नज़रों में सही था। जो मैं कहती वो या तो बचाव लगता या झूठ। मैं थक गई थी, समझाते हुए। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। माधव धीरे से आगे बढ़ा, उसके पास आकर हल्के से बोला, अगर मैं सब कुछ जानना चाहूँ, पूरी सच्चाई, क्या तुम बताओगी? मिश्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर जानने की हिम्मत है तो हाँ, बताऊंगी, लेकिन सच जानना आसान नहीं होगा माधव जी, कल का इंतजार कीजिए। आज की रात माधव के लिए कटनी मुश्किल थी। मिश्री के शब्द कानों में गूंज रहे थे। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माधव की सोच उससे कहीं ज्यादा ठंडी और भारी थी। वो बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली, लेकिन नींद कहीं दूर छूट चुकी थी। कितनी रातें उसने इस औरत से दूरी बनाए गुजारी थी, और आज जब वो पास थी, दिल और आत्मा दोनों कांप रहे थे। क्या आज वो सच में सब जान पाएगा? सुबह ओबरॉय मैंशन। धीरे धीरे रोशनी कमरे में भर रही थी। पर्दे के पीछे से सूरज की किरणें बिस्तर तक पहुंच रही थीं। मिश्री अपने बाल हल्के से समेटते हुए उसके पास आई। चेहरा शांत था, पर आंखें कुछ कह रही थीं। ग्रेटर देन माधव जी, आज आपको सच जानना है ना? तो चलिए। उसका स्वर दृढ़ था, जैसे वो खुद भी अब पीछे मुड़ना नहीं चाहती। माधव ने कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप उठकर तैयार होने चला गया। जब वो नीचे आया, घर में हलचल थी। डाइनिंग एरिया में मिश्री सर्वेंट्स के साथ नाश्ता परोस रही थी। वह सहज थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय लेने के बाद आत्मा शांत हो जाती है। मिष्ठी नरमन की गोद में बैठी हंसते हुए पनीर का टुकड़ा खा रही थी। वो बेफिक्र थी इस तूफान से जो उसके माँ बाप के बीच चल रहा था। मिश्री ने एक बार उसे देखा, आंखों में ममता, भय और वादा तीनों एक साथ थे। वो आगे बढ़ी, झुककर मिष्ठी के माथे को चूमा। ग्रेटर देन मम्मा थोड़ी देर में आएगी, गुलगल बनना।
मिष्टी मुस्कुरा दी। बाहर ओबरॉय मैंशन के सामने मिश्री अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। वो एक अनुभवी ड्राइवर जैसी सहज थी, पर उसके दिल की रफ्तार उससे कहीं तेज थी। माधव कुछ क्षणों में बगल की सीट पर आकर बैठ गया। ना उसने कुछ कहा, न मिश्री ने। कार आगे बढ़ी और वक्त जैसे पीछे छूटने लगा। थर्ड आई सीक्रेट लोकेशन। करीब 40 मिनट के ड्राइव के बाद वो एक वीरान सी बिल्डिंग के पास पहुंचे। पुरानी दीवारें, चारों ओर पेड़ों की आड़ में छिपी सी एक जगह जो शायद किसी जमाने में सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि एक जुनून की गवाही थी। यही है थर्ड आई का सच, मिश्री ने धीमे से कहा। माधव बाहर निकला और उसके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे महसूस हुआ कि वो किसी रहस्य की गहराई में उतर रहा है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक भारी दरवाजा खुला। अंदर एक हॉल था, पुरानी फाइलों, कंप्यूटर सिस्टम, मैप्स, बोर्ड्स और दीवारों पर टंगे कुछ मास्क के साथ। और वहां पहले से निम्मी और ऋषि मौजूद थे। निम्मी ने माधव की ओर देखा, आंखें थकी हुई थीं लेकिन अब उनमें डर नहीं था। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।